पुस्तक का नाम क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। नारी को विकसित किया जाना आवश्यक है। व्यक्ति का निर्माण उसकी माता करती है। माता का ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण जितना विकसित होगा उतना ही बालकों का मन और मस्तिष्क भी विकसित होगा। अच्छे पेड़ हमेशा अच्छी भूमि में पनपते हैं। बीज कितना ही बढ़िया क्यों न हो, यदि भूमि ऊसर है तो वहां न तो फसल पक सकती है और न अच्छा बगीचा लग सकता है। इसी प्रकार अच्छी माताओं के होने पर सुसंतान की आशा की जा सकती है और जिन घरों में सुसंगति है उन्हें ही घर कहना चाहिए। अन्यथा दुर्बुद्धि और दुर्गुणी, रोगी और आलसी बालकों के घरों को तो नरक का नमूना ही कह सकते हैं। वहां निरंतर कलह, ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष, चोरी, अवज्ञा, अपकीर्ति एवं उत्पात की आग जलती रहेगी। ऐसे घरों में उसी तरह गुजारा करना पड़ता है जैसे भूत मरघट में अपनी जिंदगी गुजारता है। माता के संस्कार बालक पर पड़ जाते हैं, यह एक निश्चित तथ्य है। इसलिए जिन्हें अपने घर को सुसंतति से हरा भरा फला फूला देखना हो, उन्हें पहले माता का निर्माण करना चाहिए। लोग इतना ही करते हैं कि बालक स्वस्थ हो, उसके लिए गर्भावस्था में स्त्री को घी, दूध, मेवा, लड्डू आदि खिलाते हैं। दूध अधिक निकले इसके लिए माता को जीरा, सौंठ, बबूल का गोंद आदि खिलाते हैं। इससे लोगों की बुद्धि में इतनी समझदारी तो जान पड़ती है कि वे माता को खिलाने से उसका लाभ बालक को मिलने की बात स्वीकारते हैं। बच्चा बीमार हो तो माता को परहेज से रहने की, अमुक चीज खाने, अमुक न खाने की हिदायत करते हैं। पर बुद्धिमानी यहीं समाप्त हो जाती है। कैसा अच्छा होता यदि लोग यह भी अनुभव करते कि माता के ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण के विकास का प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए संतान को सुयोग्य बनाने की जानकारी लोगों की रही होती तो आज हमारे समाज का स्तर ही दूसरा हुआ होता। राम हमारे घरों में आए, इसके लिए कौशल्य की जरूरत है। कृष्ण का अवतार देवकी की कोख ही कर सकती है। कर्ण, अर्जुन और भीम के पुनः दर्शन करने हैं तो कुंती तैयार करनी पड़ेगी। हनुमान चाहिए तो अंजनी तलाश करनी होगी। अभिमन्यु का निर्माण कोई सुभद्रा ही कर सकती है। शिवाजी की आवश्यकता हो तो जीजाबाई का अस्तित्व पहले होना चाहिए। यदि इस ओर से आंख बंद कर ली गई और भारतीय नारी को जिस प्रकार अविद्या और अनुभवहीनता की स्थिति में रहने को विवश किया गया है, उसी तरह आगे भी रखा गया तो आगामी पीढ़ियां और भी अधिक मूर्खता एवं उद्दंडता लिए हुए आवेंगी और हमारे घरों की परिपाटी को नरक बना देंगी। परिवारों से ही समाज बनता है। तब सारा समाज और भी घटिया लोगों से भरा होने के कारण अब से भी अधिक पतनोन्मुख हो जाएगा। आज हमारे बालकों की क्या स्थिति है, इसके लिए बाहर ढूंढने जाने या कोई रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं। इसमें से हर कोई अपने अपने घरों को देख सकता है और छाती पर हाथ रखकर कह सकता है कि अपने बच्चों के गुण, कर्म, स्वभाव के संबंध में संतोष है या असंतोष। अब अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने वाले ढूंढे न मिलेंगे। पिता का संकेत और विमाता की इच्छा मात्र प्रतीत होते ही वन गमन करने वाले राम आज किसी घर में तलाश तो किए जाएंगे। भाई के लिए जान देने वाले भरत और लक्ष्मण शायद ही किसी विरले घर में मिलेंगे। पति के आदेश पर बिक जाने वाली शैव्या आज कितने पतियों को प्राप्त है, यह जानना कठिन है। ऐसे उच्च मानसिक स्तर से भरे हुए परिवार आज ढूंढे नहीं मिल सकते। इसका एकमात्र कारण है नारी की अधोगति। जब सोता ही सूख गया तो नाले में पानी कहाँ से बहेगा। जब नारी ही दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पड़ी है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान के
समुन्नत होने की आशा करना दुराशा मात्र ही है। हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भविष्य इस बात पर निर्भर है कि भावी पीढ़ियां सुसंस्कृत हों, स्कूली शिक्षा से आजीविका उपार्जन करने तथा विविध क्षेत्रों की साधारण जानकारी मिलने की बात पूरी हो सकती है, पर वे सद्गुण जो मानव की प्रधान संपत्ति हैं और जिनके ऊपर व्यक्ति तथा राष्ट्र की श्रेष्ठता निर्भर करती है, स्कूलों में नहीं सीखे जा सकते। उनके शिक्षण का सही स्थान है घर का वातावरण और उसका निर्माण करती हैं गृहिणी। व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हो रहे अनेकों प्रयत्नों से सुगृहिणी निर्माण का कार्य अत्यधिक आवश्यक है। उपेक्षा करने पर बड़ी से बड़ी प्रगति भी व्यर्थ ही सिद्ध होगी, क्योंकि जब आगामी पीढ़ियों का व्यक्तित्व ही विकसित न हो सका तो बढ़ी हुई समृद्धि का भी कुछ लाभ न उठाया जा सकेगा, वरन बंदर के हाथ में पड़ी हुई तलवार की तरह उसका दुरुपयोग एवं दुष्परिणाम ही हाथ लगेगा। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारी आधी आबादी नारी कैदियों की भांति घरों की चार दीवारियों में कल कीड़ियों की तरह मुंह पर पर्दा डाले घर वालों के लिए एक भार बनी बैठी रहें। इससे भी हमारा पारिवारिक एवं राष्ट्रीय अर्थतंत्र असंतुलित ही होगा। यदि उनकी सामर्थ्य को विकसित किया जाए तो राष्ट्र को समुन्नत बनाने में इतना योग मिल सकता है जितना कितनी ही विशालकाय योजनाएं भी नहीं दे सकती। जिन नारियों को हम माता, पत्नी, बहन या पुत्री के रूप में प्यार करते हैं, जिन्हें सुखी बनाने की कुछ चिंता करते हैं, उनके लिए रूढ़िवादी मान्यताओं द्वारा हम अपकार भी पूरा करते हैं। किसी स्त्री का जब सूर्य अस्त होता जाता है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती तो उस बेचारी पर कैसी बीतती है, इसे हम में से हर कोई जानता है। पर्दा प्रथा के कारण जो नारी बाजार में साग सब्जी खरीद कर लाना भी नहीं सीख सकी, किसी से बात करना भी जिसे नहीं आता, वह मुसीबत के समय पति या बच्चों के लिए दवा खरीदने या चिकित्सक को बुलाकर लाने में भी समर्थ नहीं हो सकती। ऐसी स्त्रियों को जब अपने और अपने बच्चों के गुजारे की समस्या सामने आती है, तब आगे केवल अंधकार ही दिखता है। किसी के दरवाजे पर भिखारी की तरह अपमानपूर्वक टुकड़ों से पेट भरते हुए उन्हें जिस व्यथा का सामना करना पड़ता है, उसकी कल्पना यदि नारी को बंधन में रखने वाले करें तो उसकी छाती पसीजे बिना न रहेगी। मानवता का दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि नारी का भविष्य अंधेरे में लटकता हुआ छोड़ना अभीष्ट न हो तो उसे स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ी होने योग्य बनाना ही चाहिए। दहेज समस्या कोई स्वतंत्र समस्या नहीं, नारी की अयोग्यता की समस्या है। दहेज वे लोग मांगते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। उनका कहना है कि हमारे घर की अच्छी आर्थिक स्थिति का लाभ तुम्हारी लड़की भोग करे, उसके बदले में हमें दहेज की कीमत मिलनी चाहिए। इस मांग का दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि दहेज का पैसा लड़की की योग्यता बढ़ाने में खर्च कर दिया जाए और उसे किसी गरीब किंतु योग्य लड़के के साथ ब्याह दिया जाए। लड़की अपनी योग्यता से कुछ उपार्जन करके उस लड़के की आय को बढ़ा सकती है और उससे अधिक आनंद में रह सकती है जितने किसी अमीर घर में केवल उन लोगों के अनुग्रह और अपनी दीनता के बल पर सुखी रहती। यदि लड़कियां सुशिक्षित हो जाएं तो दहेज मांगने वालों को सौदा पटाने की हिम्मत ही न पड़े। फिर भी यदि दहेज का राक्षस न मरे तो लड़कियां अपनी शिक्षा के बल पर आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करके अविवाहित जीवन भी व्यतीत कर सकती हैं। किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जाए, यह नितांत आवश्यक है कि नारी को वर्तमान दुरवस्था में न पड़ी रहने देकर
उसे ऊपर उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसकी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित करने में ही समाज, व्यक्ति तथा राष्ट्र का कल्याण है।